नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रहा होगा, किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कशन किया था उसमें क्लास 10th के पोषण की आवश्यकता और पोषण के महत्व और पोषक पदार्थ का एक छोटा सा क्लू आप लोगों को मैंने दिया था और आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन प्यारे बच्चों, आज का ये जो सेशन है, आज के इस सेशन में मैं क्लास 10th लेक्चर 4 में हम डिस्कस करेंगे कि वो न्यूट्रिएंट, वो जो पोषक पदार्थ हैं, आखिर कौन कौन से ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप जानते हैं कि बिना पोषक पदार्थों के अर्थात बिना भोजन के मानव लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि मानव को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह ऊर्जा ही विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थों से मिलते हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक होगा, मैं समय को न बर्बाद करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आप अपने पास कलम और कॉपी ज़रूर रखिएगा जिससे आप फ्लो चार्ट में चीज़ों को लिख सकें। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि यह एक ऐसा क्लास है जहां बेसिक टू एडवांस बायोलॉजी और उसका टर्मिनोलॉजी पर हम डिस्कशन करते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी भी सब्जेक्ट का टर्मिनोलॉजी का ज्ञान आपको बेहतर तरीके से नहीं होगा तो आप उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। इसीलिए हम छोटे मोटे टर्मिनोलॉजी के साथ ही आपको जो हमारी क्लास होती है वो आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप जानते हैं कि जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आप अपने पास पेन और कॉपी ज़रूर रखेंगे। तो आइए एक छोटे से मुहावरे कह सकते हैं और एक साराना अंदाज में मैं चलता हूं। जैसे मैं शुरुआत करता हूं, जिंदगी खेलती भी उसी से है के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निकल जाता है। तो आप भी संघर्षशील बने, समस्याओं अर्थात परिस्थितियों का गुलाम न बने, धीरे धीरे ही चली लेकिन निरंतर गति जारी रखें, क्योंकि जिस दिन आप चलना बंद कर देंगे उस दिन आपको ढेर सारे समस्याएं आपको जकड़ देंगे। इसलिए धीरे धीरे ही चलिए, 2 ही कदम चलेंगे लेकिन अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, चलते हैं सीधे टॉपिक पर और टॉपिक पर बात करते हैं और टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। और टॉपिक में ढेर सारी चीज़ें आज आपको डिस्कशन करना है। हमें पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ना है और जो पोषक पदार्थ हैं उनके क्या रिलेवेंट्स हैं हमारे बॉडी के लिए या हमारे शरीर के लिए, हम उस पर भी आपसे डिस्कस करेंगे। अभी तक वे बच्चे जो चैनल पर नए हैं या जो चैनल से जुड़े हैं, जो हमारी क्लासेस को देख रही हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मैं बार बार कहता हूं कि आपकी एक कमेंट हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो आइए सीधा टॉपिक पर चलते हैं कि क्या होते हैं पोषक पदार्थ, और मैं उस पर डिस्कशन आपसे कर रहा हूं। आपने जो टॉपिक अभी इसके पहले पढ़ा था, ये देखिए, ये पोषण की 4th क्लास है। ये पोषण की न्यूट्रिशन की ये 4था क्लास है और ये न्यूट्रिशन का 4th क्लास है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की 4th क्लास में क्या कुछ डिस्कशन करना है आज, उसे मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ, आप लोग देख लेंगे। हमें इसमें जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो होगा पोषक पदार्थ। इट मीन्स न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और
हम उस न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारे जीवन के लिए रिलेवेंट्स हैं, ज़रूरी हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है। हम उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जीवन को चलायमान रखने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और हम अपने डेली लाइफ में कुछ न कुछ एनर्जी के रूप में, भोजन के रूप में दाल चावल रोटी इत्यादि इत्यादि, हरी सब्जियां, मीट, अंडे इत्यादि इत्यादि क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में लेते हैं। दरअसल वही पोषक पदार्थ हैं, और उन पोषक पदार्थों, वो पोषक में पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, वो हमारे पोषक हैं। तो वो हमारे पोषक पदार्थ, और उसमें क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा पोषक पदार्थ क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, और न्यूट्रिएंट्स ये जो पोषक पदार्थ हैं, तो आप जानेंगे इस पोषक पदार्थ में हमको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आप भी लिख लेंगे इसे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। आपको फैट के बारे में पढ़ना है, फैट, वसा के बारे में पढ़ना है। आपको विटामिन के बारे में पढ़ना है, आपको विटामिन्स के बारे में पढ़ना है कि विटामिन्स क्या होते हैं, और कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर शरीर को विटामिन्स नहीं मिल पाता तो हम कुपोषित हो जाएंगे। तो विटामिन्स के साथ हमें प्रोटीन भी पढ़ना है, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है, और प्रोटीन्स के टाइप्स को भी देखेंगे। प्रोटीन यहाँ पर एक आपका डिटेल टॉपिक होगा, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन का स्टडी करेंगे, और प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और प्रोटीन कौन से प्रोटीन किस में पाया जाता है उसके सोर्स को भी डिस्क्राइब करेंगे, और उससे रिलेटेड क्या डिजीज़ हैं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ उसके जो साइंटिफिक नेम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के, हम उसे भी डिस्कशन करेंगे। और साथ में क्या पढ़ेंगे, हम वाटर पढ़ेंगे, मतलब जल पढ़ेंगे, और खनिज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मिनरल्स पढ़ेंगे, और मिनरल्स के साथ क्या पढ़ेंगे, वाटर का भी क्या कर लेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये आपके जो 5 जो दिख रहे हैं आपको व्हाइट बोर्ड पर, ये 5 आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हर लिविंग थिंग्स को क्या होती है, ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है। अगर इसमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी होता है तो डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, रिलेटेड बॉडी होगा। अगर वो एनिमल्स हैं तो एनिमल्स के बॉडी में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज क्रिएट होंगे, और अगर वो प्लांट है तो प्लांट के केस में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज क्या होगा, क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, व्यक्ति या प्लांट कुपोषित की अवस्था में हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये 5 टॉपिक्स को 1 बाय 1 इसको डिस्क्राइब करना है और उसे पढ़ना है। याद रखेंगे, ये केवल ऐसा नहीं है कि ये क्लास 10th के लिए है, रिलेवेंट है। साथ ही साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप CUET की तैयारी कर रहे हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आप तीनों के लिए क्या है, रिलेवेंस है, ज़रूरी है। क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं होता है तो जो सवाल होते हैं या ऑप्शन का एलिमिनेशन होता है एग्ज़ाम के बोर्ड में, CUT के बोर्ड में, या फिर आप कह सकते हैं कि नीट के बोर्ड में, जो ऑप्शन का एलिमिनेशन वाला मैटर रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा होने की वजह से नहीं पूरा हो पाता। तो इसीलिए हमें छोटे छोटे बातों को बेहतर तरीके से समझना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आखिर समस्याएं कहाँ आ रही हैं। तो उस समस्याओं को आप पकड़ें और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी कंट्रडिक्शन है या डाउट्स हैं तो हम संडे स्पेशल क्लास में आप लोगों से लाइव जुड़ेंगे। इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर दे दिया जाएगा कि कब हम आपसे लाइव जुड़ेंगे। वहाँ आपके जो डाउट्स होंगे या जो आपके कंट्रडिक्शन टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम उठाते हैं सबसे पहले पोषक को समझते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देन आफ्टर क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं।
देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं इसे जानिएगा। आप जानते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जल इत्यादि इत्यादि से क्या होता है, हमारे शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो आपको ये भी पता है कि इन्हीं से मिलकर के क्या होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है। हमारे शरीर के विभिन्न भागों को स्थिर और मजबूत बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उस न्यूट्रिएंट्स को हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सहायता से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो अब समस्या ये है कि क्या मैं डेली लाइफ में जो भोजन कर रहा हूँ उसी से हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरा होगा, या अपने जो भोजन हम डेली कर रहे हैं उस भोजन में मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ क्या करना है, मुझे ऐड ऑन करना है। क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट होते हैं वो किसी वन टाइप्स के फूड कंपोनेंट में नहीं होते हैं। तो अगर डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए हमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के क्या करने हैं, पोषक पदार्थों को लेना है, भोज्य पदार्थों को लेना है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो बॉडीज होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स आर्गन हैं और डिफरेंट टाइप सेल हैं। तो सभी सेल तो एक ही जैसी चीज़ को, भोज्य पदार्थ को लेकर के अपना फंक्शन तो नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमें डिफरेंट टाइप से क्या क्या लेने हैं, न्यूट्रिटिव मटेरियल लेना है। तो ऐसे मटेरियल लेना है जो जिसमें जो होता है कार्बन, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट इत्यादि इत्यादि जो मेजर आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मानेंगे कि जो मैं भोजन ले रहा हूँ वो मेरा बैलेंस डाइट नहीं है। तो क्योंकि बॉडी के लिए हमेशा बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, अगर बैलेंस डाइट नहीं मिलता है तो कोई ना कोई डिफिशियंसी क्रिएट होता है और डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो वो एक अंदर टॉपिक्स है कि डिजीज़ और उसका क्योरिंग, डिजीज़ और उसके क्योरिंग के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करते हैं। आपको इसके नाम से स्पष्ट है कि हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे और अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिखेंगे। हम दोनों बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी में रहेंगे और अंग्रेजी में भी रहेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा है कि नाम से इसके क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर इसके नाम पर जाएंगे तो एक तरफ इसका कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना है आपका, और यहीं पे क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स बना है। एक बात तो क्लियर हो गया कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन जो बॉडी का फॉर्मेशन, आप जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि से मिलकर के हमारे बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये तीन पदार्थ क्या हो गए, हमारे लिए क्या हो गए, कंपलसरी हो गए, ये मुझे मिलने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा, बॉडी में जो परफॉर्म हो रहा है फंक्शन वो स्टॉप हो जाएगा। अब बात यहाँ ये भी समझने की ज़रूरत है कि आखिर इसकी ज़रूरत हमारे बॉडी में कहाँ है और कैसे है। क्या इसके बिना बॉडी का जो एक्चुअल ग्रोथ है वो रुक सकता है? जी हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि बॉडी को हमारे क्या चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो अगर ये नहीं मिलेगा तो जो बॉडी का एक्चुअल ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इसके फंक्शन को देखेंगे। अभी मैं इसको क्लासीफाई करेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स में। याद रखिएगा ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे बॉडी में सेल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका। तो जब कोशिकाओं के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स का बर्निंग होता है, बर्निंग का मतलब होता है जलते हैं, दहन होता है, दहन होना। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर जिनका दहन होता है तो यहाँ से एनर्जी बनता है। क्या बनता है? और एनर्जी भी किस रूप में बने, हमेशा सेल के अंदर एनर्जी किस रूप में बनता है, एटीपी के रूप में बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि बॉडी के ग्रोथ के लिए और बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्मिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसीलिए हमारे शरीर को क्या जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। एग्जैक्ट यही पॉइंट आपको लिखना भी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सेल के अंदर
जब कार्बोहाइड्रेट का बर्निंग होता है, जब कार्बोहाइड्रेट जलता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में होता है। और वो एटीपी की एनर्जी हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शन, दौड़ने, धूपने, चलने इत्यादि में क्या होती है? प्रयोग की जाती है। अगर ऐसा नहीं होगा तो समस्याएं क्या हो सकती हैं? थोड़ी जटिल हो सकती है। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स होते हैं और इन्हीं के मिलने से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, बनता है। आइए इसे क्लासिफाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसके छोटे छोटे एक सेगमेंट पर हम चलने का प्रयास करेंगे। अब यहीं पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक टॉपिक बना लेते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये है आपका छोटा सा टॉपिक। देखिए, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली 2 टाइप्स में बांटा गया। कितने टाइप से बांटा गया? एक को कहा गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब इसे कहा गया सामान्य कार्बोहाइड्रेट, सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स। और दूसरे को कहा गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, इसे कहा गया जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब यह है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मर्जिंग है, जो मिलना है, वो एक सिंपल तरीके का है, बहुत जटिल प्रक्रियाएं नहीं है। और यहाँ पर क्या है, जो कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के मिलने से और उसमें जो केमिकल रिएक्शन है उनके कंप्लीट होने से क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। बात समस्या ये है कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे, क्या हमारा पहचानने का तरीका होना चाहिए कि अगर 2-4 एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज़ को हम समझना चाहें, कि अगर आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो शायद हम इसे समझ सकते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ये सब कैसे हैं? ये सब आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। और अब यहीं पर इस डिस्कस कर लेते हैं कि इनके सोर्स क्या हैं, स्रोत कहाँ हैं, मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी मीठे चीज़ होते हैं उसमें क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए चुकंदर की, बात किया जाए चुकंदर, गन्ना की बात किया जाए, खजूर की बात किया जाए, और ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो मीठे खाने योग्य चीज़ें हैं उसमें क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज होते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसे लिख भी लिए होंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल है मंड, जिसे कहा जाता है स्टार्च। तो मंड को अगर देखना चाहें, जैसे आप आलू खाते हैं, जितने भी छिलके वाले, कह सकते हो कि जितने भी छिलके वाले खाद्य पदार्थ हैं वो सभी कैसे, उसमें क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं। जैसे आपने आलू को देखा है, आपने चावल को देखा है, आपने मक्का को देखा है, आपने साबुनदाना को देखा है। तो कह सकते हैं कि जो मंड होता है ये चावल में पाया जाता है, राइस, और आपका ये आलू में पाया जाता है, आलू में टोमेटो, और ये आपका
चावल, आलू और साबुनदाना और मक्का मेस, ये सब क्या है आपके मंड वाले हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। अब एक बार गौर से सोचिए कि जब आप शुगर, अभी पढ़ेंगे आगे कि शुगर का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उस दौरान दो चीज़ें बनती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसका मतलब ये है कि शुगर भी आपका कैसा है, किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, वो भी आपका कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। तो आई होप कि आपको इतना ही कार्बोहाइड्रेट्स में क्या करना है, स्टडी करना है, जानना है। बाकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सब आगे क्लास 12th में एकदम डिटेल पढ़ेंगे। अभी ठीक ठाक कंडीशन में हम आपका बेस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहता हूं कि आप 10th के साथ साथ आप चीज़ों को समझ पाएँ। जब आप आगे की कक्षाओं में जाएं तो आपको थोड़ी बहुत समस्या का सामना नहीं करना पड़े, मतलब समस्या से आपको सामना नहीं करना पड़े। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का एक क्लू और एक आइडियाज़, और आपने पढ़ लिया। आई होप कि आप इसे उतार भी लिया होगा। तो आइए चलते हैं थोड़ा फैट की तरफ और फैट को समझने का प्रयास करते हैं। फैट को पढ़ते हैं और जानते हैं कि फैट में क्या कुछ मुझे चीज़ों को पढ़ना है। फैट के नाम से स्पष्ट है मोटा, मतलब जो इंसान मोटा है उसके अंदर फैट है। फैट की अधिक मात्रा की वजह से ये फैट जो होता है हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, बॉडी के सेल में स्टोर हो जाती हैं, जिससे शरीर हमारा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, देखिए जब हमारे शरीर को हम फैट पढ़ रहे हैं, वसा को पढ़ रहे हैं, जब हमारे शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो होता क्या है कि हमारा जो शरीर होता है, शरीर के जो सेल्स होते हैं, इस फैट को ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं बॉडी के अंदर। जब इन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो इस ग्लाइकोजन को क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे शरीर क्या करते हैं, उसे यूटिलाइज कर लेते हैं। तो आप पहले पॉइंट में लिख सकते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी को, शरीर के बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या होती है, ये एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाते हैं, हमारे बॉडी में स्टोर रहते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके क्या कर लेते हैं, बॉडी हमारा यूटिलाइज कर लेता है। तो इसे हम लिख सकते हैं अतिरिक्त भोज्य पदार्थ, एक्स्ट्रा अतिरिक्त भोज्य पदार्थ हमारे शरीर में वसा के रूप में एकत्रित हो जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी एकत्रित हो जाता है। ये फैट के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जब शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो शरीर क्या कर लेती है, उसे यूटिलाइज कर लेते हैं। दूसरी पॉइंट में बात करेंगे कि और भी जो वसा है, जो फैट है, उसका क्या ज़रूरत है हमारे शरीर को और हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी अप और कभी डाउन होता है। जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है तो कभी अप होता है, कभी क्या होता है, डाउन होता है। इसे बैलेंस करने के लिए जो फैट है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए वसा का क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, बॉडी टेम्परेचर को क्या करने में, मेंटेन करने में, मतलब नियंत्रित करने में किसका रोल है, फैट का रोल है। तीसरे पॉइंट में अगर चर्चा करें, बात करें कि क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं, पढ़ते चले आए हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला इसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, कोशिका कला मॉडल पढ़ा होगा कि लिपिड लेयर ऊपर, लिपिड लेयर नीचे
और बीच में कौन सा लेयर, प्रोटीन लेयर। तो एक लेयर बीच में प्रोटीन का, बाकी लिपिड का लेयर, और ये भी किसका लेयर, लिपिड के लेयर। इन तीनों के मिलने से क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बनता है, कोशिका मेम्ब्रेन बनता है। तो तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि कोशिका मेम्ब्रेन के निर्माण में लिपिड का एक अहम रोल होता है, क्योंकि कोशिका कला का ऊपरी परत लिपिड, निचली परत लिपिड और बीच का परत प्रोटीन का बना होता है। तो आप सोचिए कि क्या कुछ काम है हमारे लिपिड का। चौथे पॉइंट में जो बॉडी का शेप होता है, बॉडी शेप, शरीर की आकृति, शरीर की आकृति, जो शरीर की आकृति होती है उसके भी निर्माण में किसका रोल होता है, फैट का रोल होता है। सोचिए कि फैट ह्यूमन लाइफ में और ह्यूमन लाइफ के साथ साथ अन्य जो लाइफ हैं उन सभी लाइफ में फैट का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा योगदान है। देखिएगा, जो फैट होता है और इस फैट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ये जो वसा है, वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में या अदर न्यूट्रिटिव मटेरियल्स की तुलना में वसा में जो जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो थोड़ा क्या होता है, कम होता है। तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से लिख सकते हैं कि वसा कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अन्य पोषक पदार्थों की तुलना में थोड़ा कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है, नॉट एग्जैक्टली कम होता है, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे तो थोड़ा इसके सोर्स को जानते सकते हैं कि कहाँ कहाँ। आप जानते हैं कि जब कभी आप घी खाते हैं, घी का नाम सुना है, घी। देखिए, घी और मक्खन में डिफरेंस है। घी क्या होता है, जो मक्खन होता है, मक्खन का प्योर फॉर्म क्या है, घी है, और इम्प्योर फॉर्म को क्या कहते हैं, हम मक्खन कहते हैं। जो आपका दूध होता है, दूध, मक्खन, पनीर, ये सब जो बादाम, मूंगफली, जितने भी तैलीय पदार्थ हैं, बादाम, मूंगफली, सरसों, जितने भी तेल वाले पदार्थ हैं, और साथ ही साथ जो दूध अर्थात दूध से बनने वाले सभी पदार्थ हैं, वो उसमें क्या होते हैं, फैट होता है। तो अब इसे समझिए कि कितनी ज़रूरत है फैट को हमारे शरीर के लिए, कितनी आवश्यकता है। थोड़े से पॉइंट के डीप में चलेंगे और चीज़ों को समझना पड़ने कोशिश करेंगे। तो डीप में जाने का मतलब ये है कि नहीं, ये नहीं कि हम कंटेंट जा रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं कि जो हमारे डेली लाइफ में फैट जो हम देख पा रहे हैं, किस तरीके से क्या होता है हमारे शरीर में ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो मैंने पहले भी बता दिया कि जो व्यक्ति मोटा है, भाई समझ लेना उसके अंदर फैट, नहीं कहते फैटी हो गए, मतलब मोटे हो गए। इसका मतलब ये है, यहीं पर समझते हैं थोड़े से आपके समझने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। जो व्यक्ति मोटा है उसके लिए क्या करना है, यहां मैं चीजों को समझूंगा। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति है वो कैसा है, मोटा है भैया, तो मोटी व्यक्ति को क्या करने की जरूरत है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जब मोटा हो जाता है तो बहुत परेशान रहता है, बड़ा चिंतित रहता है। और याद रखना, जो व्यक्ति मोटा है वो डायबिटीज का पेशेंट रहेगा, कंफर्म है, 100% श्योर है कि व्यक्ति मोटा है। देखिए, दो तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसो आराम की जिंदगी जिए तो फिर समझ लेना आपको रोग पकड़ेगा, ये कंफर्म है। यदि आप चाहते हैं कि हम सच में ऐसो आराम की जिंदगी जिए तो आपको काम करना पड़ेगा। क्यों, अब बताते हैं। अभी आपने फैट को पढ़ा और फैट में आपने एक पॉइंट पढ़ा कि यह अतिरिक्त ऊर्जा है जो हमारे शरीर में क्या है, संचित है। ठीक है,
तो अब मोटा व्यक्ति क्या करना है, तो हमने कहा कि जितने भी मोटे व्यक्ति हैं वो डायबिटीज के पेशेंट होंगे, शुगर के क्या होंगे, रोगी होंगे। अब शुगर के रोगी वाले के साथ कैसे शुगर के रोगी, अगर मोटा व्यक्ति है शुगर ना पकड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इस वीडियोस के बाद, पोषक पदार्थ खत्म करने के बाद मेरा अगला वीडियोस वही होगा कि मोटे व्यक्ति अस्वस्थ क्यों होते हैं। तो ये पॉइंट होगा और इस पे पूरा एक डिटेल कुछ साइंटिफिक कंटेंट के साथ हम आपके बीच आएंगे और वहाँ पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि मोटे व्यक्ति किस तरीके से रोगों से छुटकारा पा सकते हैं और किस तरीके से अपने उस मोटेपन को कम कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। एक वो व्यक्ति जो बंगले में रह रहा है और वो एक व्यक्ति वो जो मजदूर है, रिक्शा खींच रहा है। आप दोनों में कमेंट करके हमें बताएंगे कि स्वस्थ व्यक्ति कौन रहेगा। फिर आगे जब वीडियोस आएगा कि मोटे व्यक्ति क्या करें, कैसे अपने लाइफ को बैलेंस करें और किस तरीके से वो रोगों से छुट्टी पाएं, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे इसी वीडियोस के बाद, पोषक पदार्थ खत्म करने के बाद। मेरा जो अगला टॉपिक है वो विटामिन के बारे में है। तो आइए थोड़ा से विटामिन के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। और हमारे शरीर को ये सभी चीज़ें मिलना ज़रूरी है। तो क्या होता है विटामिन्स और हम विटामिन्स को क्यों पढ़ रहे हैं। विटामिन्स, अब ध्यान रखेंगे, जितने भी विटामिन्स होते हैं वो सभी विटामिन्स जटिल कार्बन के क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये निकल के रहा है कि जितने भी विटामिन्स होते हैं सभी विटामिन्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ये हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड, इसे कहते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। जटिल कार्बनिक यौगिक। तो जितने भी विटामिन्स होते हैं सभी कैसे होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है विटामिन को पहचानने का, ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं किससे, डिजीज से, कि हमारे बॉडी में डिजीज ना क्रिएट हो पाए या डिजीज जो रोग हैं या वायरस है उनका इन्फेक्शन, उनका प्रभाव न फैल पाए, इसलिए क्या करते हैं हम, ये जो प्रोटीन होता है उसका क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। साथ ही साथ अगर मान लो किसी पर्सन के, किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन का डिफिशियंसी हो जाता है, क्या हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाता है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो याद रखिएगा उस व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई डिजीज क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो पर्सन है, व्यक्ति है, इस व्यक्ति के शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, व्यक्ति के अंदर रोग उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखेंगे ये सभी क्या है, विटामिन के फंक्शन है। और विटामिन का क्या काम है, विटामिन का और भी काम है कि जो शरीर का ग्रोथ है, क्या है, जो शरीर का वृद्धि है, ये शरीर की जो वृद्धि है, शरीर के वृद्धि में भी क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, जिम्मेदारी होते हैं। अब याद रखेंगे, यहाँ से डेली लाइफ में एक प्रश्न है, आप प्रश्नों को नोट करेंगे। पहला प्रश्न मेरा था कि मोटे व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, मोटे व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि अगर विटामिन ही नहीं बल्कि जितने भी पोषक पदार्थ हैं, अगर उन पोषक पदार्थों का शरीर के अंदर डिफिशियंसी होता है तो उससे क्या होंगे, डिजीज क्रिएट होंगे, रोग उत्पन्न होंगे। तो मान लीजिए अब यहाँ से रोग उत्पन्न होगा तो याद रखेंगे जब कभी पोषक पदार्थों का शरीर में कमी होती है तो वहाँ से क्या होता है, रोग उत्पन्न होता है और उस रोग को हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। अब ये हमारा
मोटे व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहें, उसके बाद की वीडियो के बाद मेरा अगला जो वीडियोस होगा वो होगा कुपोषण तथा कुपोषण से बचने के उपाय। और यहीं पर कुपोषण के बचने के उपाय में हम एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे, बैलेंस डाइट क्या है, संतुलित आहार क्या है। इसके बारे में भी हम आपसे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसे खत्म करने के बाद। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे प्रोटीन हैं और प्रोटीन का हमने क्या कर लिया, आपसे डिस्कशन कर लिया। अब मेरा एक टॉपिक बचा है, वो टॉपिक थोड़ा लंबा है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, और वहाँ से प्रश्न सभी परीक्षाओं में भर भर के प्रश्न आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं। तो उसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।